नाजरीन, आपका एक मोबाइल आपको खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता है। आपके मोबाइल पर मौसूल होने वाला एक मैसेज और सिर्फ एक फ़ोन कॉल आपको आपकी ज़िंदगी से महरूम कर सकता है। ये महज दावा नहीं है, बल्कि ऐसा हो चुका है। रावलपिंडी के रिहायशी मसूद अहमद को इसी तरह के फ़ोन कॉल्स ने मार डाला। मसूद ने ऑनलाइन कर्जा लिया था जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया, और जब कर्ज वापस करने का वक्त आया तो वो इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सका, जिसके बाद उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। इस हवाले से एक अफसोसनाक ऑडियो भी सामने आई। ताहम अब FIA ने इस केस में काफी गिरफ्तारियां कर ली हैं और मामला सुलझ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन कर्जा ऐप्स को रोका क्यों नहीं जा रहा? ये लोग कैसे काम करते हैं? क्या हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है? ये पूरा माफिया पाकिस्तान में कौन चला रहा है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कर्जा ऐप्स के जरिए किस तरह लोगों को मारा डाला जा रहा है और ये माफिया कौन चलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खोजी टीवी के दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, ऑनलाइन कर्जों की मार्केट में आजकल बहुत सारी ऐप्स की भरमार है। हर गुजरते दिन के साथ नई ऐप्स सामने आ रही हैं। लोगों को धोखे दिए जा रहे हैं और गरीब लोग महंगाई की वजह से कर्जे लेते हैं जिन पर मुसलसल सूद आता है और लोग कर्जा वापस नहीं कर पाते, जिसके बाद वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसी तरह का वाकया रावलपिंडी में पेश आया। रावलपिंडी के रिहायशी मसूद अहमद ने रजिस्टर्ड 2 ऐप से कर्जा लिया हुआ था। उनमें एक ऐप से 36,000 रुपए और दूसरी से 76,000 रुपए था। इस कर्जे की अदायगी की मुकर्ररा तारीख अभी नहीं आई थी, लेकिन फ्रॉड कंपनी की जानिब से उसे तंग किया जा रहा था और वो कर्ज वापस नहीं दे पा रहा था। कंपनी की जानिब से उसे बार बार फोन कॉल्स किए जा रहे थे और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके खानदान के सारे नंबर्स ढूंढकर उन्हें कॉल्स किए जा रहे थे और उन्हें धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद मसूद ने घर के स्टोर रूम में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, मसूद अहमद के आखिरी ऑडियो पैगाम जो उन्होंने अपनी अहलिया को भेजा, उसमें उन कंपनी की जानिब से डाले गए दबाव का जिक्र किया जा रहा है और एक ऑडियो में कंपनी की जानिब से एक नुमाइंदे इसको कॉल करके गालियां दे रहे हैं और इस पर दबाव डाल रहे हैं। वो उसकी बहन को भी फोन कॉल करता है। अपनी अहलिया को मसूद ने ऑडियो पैगाम में कहा था, ना मैं आपके काबिल हूँ ना बच्चों के, कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे माफ कर देना। बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, सूद भी चढ़ा है, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मौत के बाद मेरा मोबाइल 1 माह तक बंद रखना, बाद में सिमें निकाल कर बेटे को दे देना। नाजरीन, ये पैगाम सुनने के बाद दिल खून के आंसू रोता रहता है। हमारी हुकूमत क्यों इसकी रोकथाम नहीं कर रही? लेकिन फिर ख्याल आता है कि मुमकिन है हुकूमत खुद ही इस माफिया की सरपरस्ती करती हो। अब FIA ने इन कंपनियों के दफातर में छापे मारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन्हें वहां से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो हरासानी के जुमरे में आती हो। FIA ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इस्लामाबाद में इस लोन ऐप कंपनी के दफ्तर को भी सील कर दिया है, जिसने मसूद को कर्जा दिया था। शोहर की खुदकुशी के बाद एक वीडियो पैगाम में उनकी बेवा ने बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था, जिसकी वापसी के लिए उन कंपनियों के नुमाइंदे ब्लैकमेल करते थे और डाटा लीक करने की धमकियां देते थे। इस वाक़े के बाद इदारे हरकत में आ गए और FIA ने ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली गैर कानूनी ऐप्स और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में इन कंपनियों के 2 दफातर सील करके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर दस्तावेजात और साजो सामान कब्जे में ले लिया गया है। अब तक 52,000 गैर कानूनी ऐप्स को बंद किया गया, जबकि स्टेट बैंक से राब्ता करके कमर्शियल बैंकों के जरिए गैर कानूनी ऐप्स की ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने ऑनलाइन कर्जे देने वाली ऐप्स के मामले में ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस मुतअद्दिद मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि ये धंधा होता कैसे है, इसमें कौन कौन मुलव्विस है। सोशल मीडिया पर कर्जा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्जे फराहम करती हैं। डिजिटल कर्जा देने की ये कंपनियां मुख्तलिफ नामों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां 10,000 से 50,000 तक का कर्जा फराहम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज, आसान, बरवक्त तरीकों से कर्जा देने के इश्तिहार सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्जा की सहूलत देने का पेशकश की जाती है। ऑनलाइन कर्जा देने वाले ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल हैं। हुकूमती इदारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन ऐप्स पर अपना मौक़िफ़ दिया था कि डिजिटल कर्ज देने वाली कुछ ऐप्स नॉन बैंकिंग कंपनियों से मुंसलिक हैं। उन्हें SECP के जरिए रेगुलेट किया जाता है और बाकायदा इस सिलसिले में उन्हें लाइसेंस दिया जाता है।
یا انہیں اسٹیٹ بینک لائسنس دیتا ہے۔ تاہم بہت ساری ایسی ایپس بغیر لائسنس کے کام کر رہی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ چونکہ قرضہ دینا ایک لائسنس یافتہ عمل ہے اور پاکستان کا قانون کسی کو نجی طور پر قرضے دینے کی ممانعت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ کمپنیاں اپنے کارندوں کو روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں۔ آن لائن کمپنی میں مختلف سیکشن بنے ہوئے تھے۔ کارندے متاثرہ شہریوں، ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کو مختلف نوعیت کی کالز کرتے تھے اور ان کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ ہر ملزم کو روزانہ کی بنیاد پر 100 سے 150 کالز کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ لون ایپس کے ذریعے ملزمان کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ بعد ازاں ملزمان متاثرہ شہریوں کو ہراساں کرتے تھے۔ یہ ڈیٹا تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ان کی ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اور انہیں ڈیٹا دینے کی اجازت خود دیتے ہیں۔ ناظرین، اب خود فیصلہ کریں کہ حکومت اس دھندے میں شامل ہے کہ نہیں۔ یہی لوگ ان کو رشوت لے کر لائسنس دیتے ہیں، پھر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ راولپنڈی کے مسعود کے ساتھ ہوا۔ ان کی بیوی نے ساری کہانی بتاتے ہوئے کہا ہے، قرضہ لینے کے ایک ہفتے بعد آن لائن کمپنیوں نے زندگی اجیرن کر دی۔ میرے شوہر لون کے اوپر مسلسل رقم ادا کرتے رہے۔ پریشانی میں ہم نے آن لائن کمپنیوں کا قرض اتارنے کے لیے لوگوں سے قرض لیا۔ میرے شوہر قرض کی دلدل میں پھنستے گئے اور ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ میرے شوہر نے دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ میرے 2 بچے ہیں، میری دنیا اجڑ گئی۔ میری اپیل ہے ان آن لائن کمپنیوں سے میرے شوہر کا حساب لیا جائے۔ دوستو، اسی تناظر میں ایک لون ایپ کے نمائندے کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں اسے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ مسعود نے کمپنی کو 22,356 روپے ادا کرنے ہیں۔ متعلقہ آڈیو میں یہ نمائندہ کہتا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ میں تم لوگوں کے گھر میں کالے کروں وہ اچھا رہے گا؟ جب اس نمائندے کو بتایا جاتا ہے کہ مسعود نے تو صرف 13,000 روپے لیے تھے تو اس پر آگے سے جواب آتا ہے، تم لوگ سارے فراڈیے ہو۔ یہ دریافت کیے جانے پر کہ اگر لون ادا نہ کیا گیا تو کمپنی کیا کرے گی، یہ نمائندہ دھمکی دیتا ہے، میں سارے کانٹیکٹ نمبروں پر کالے کروں گا، ہمارے پاس تصاویر اور ویڈیوز تک رسائی ہے، ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، اگر حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مبینہ طور پر اس مافیا میں ملوث ہیں جو ان کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور لوگ خودکشیاں کرتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے لوگ آسان قرضوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن وہ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور معصوم شہریوں کی حالت زار پر رحم فرمائے۔